हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़। हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में लास्ट में जो हमारा टॉपिक था वीएंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसे हम कहते हैं। प्रॉब्ली क्या पता मैंने नाम मिस कर दिया हो। मैं इस प्रॉपर्टी की बात जो कर रहा हूँ कि जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं ब्लैक बॉडी का, तो जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का कर्व है वो ऊपर तो शिफ्ट होता ही है, मतलब हर वेवलेंथ पे इमिशन अब आपका बढ़ जाता है, बट जो पीक है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेवलेंथ का, पीक वेवलेंथ का डिस्प्लेसमेंट का ये सेंस है, इस फिगर के सेंस में, कल वाले फिगर के सेंस में सोचें। इस टेम्परेचर T1 पे मैक्सिमम इस पॉइंट पे, दूसरे टेम्परेचर पे इस पे, तीसरे टेम्परेचर पे इस पे, तो टेम्परेचर हायर कर रहे हैं तो जो पीक है वो शिफ्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो इसीलिए इस लॉ को कहा गया वीएंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगेन यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है मैंने फिगर बहुत छोटे में। T1 टेम्परेचर पे ये है कर्व, T2 पे कर्व हायर भी हो गया और पीक लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट हो गई, लेफ्ट मतलब लोअर वेवलेंथ, और हायर टेम्परेचर पर पीक और ज़्यादा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई। T1 से ज़्यादा T2 है, T2 से ज़्यादा T3 है। तो और ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी एक्चुअली, मैंने इस पर से भी ये रिपीट कर रहा हूँ। अगर जैसे हम कहते हैं कि हम कोई लोहे की ऑब्जेक्ट माना किसी आग में डालें, ठीक है, कोई वो लोहे का टुकड़ा, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे वो गर्म होता है तो पहले वो डल रेडिश और रेडिश रेड कलर का आपको दिखता है, और फिर अगर आग में वो लगातार है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर वो येलोइश कलर का दिखने लगता है, सूर्य का जैसा कलर है येलोइश। और अगर उसे और भी ज़्यादा हॉट करें आप, और ज़्यादा फ्लेम पे उसे अगर गर्म कर सकते हैं, तो फिर वो ब्लूइश कलर का और फिर वाइटिश कलर का, और इसके बाद भी पैसे पैटर्न है। अब ये कलर्स तो हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं, बट हो क्या रहा है बेसिकली, जब उसका टेम्परेचर लो है तो जो सबसे ज़्यादा जो कर्व का मैक्सिमम है वो रेडिश वाली वेवलेंथ के आसपास है। खैर इसमें थोड़ा इशू ये भी आएगा क्योंकि हम आँख से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी आँख किस कलर को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, बट फिर भी रफली आइडिया ये सही है कि इस टेम्परेचर पे थोड़ा सी गर्म किया, टेम्परेचर अभी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा है वो रेड वाला कलर है। और जब हमने टेम्परेचर हायर कर दिया और गर्म हो गया, तो अब पीक जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ आ गई, और रेड से लोअर वेवलेंथ येलो की होती है। बीच में और कलर भी होते हैं बट सीधे हम येलो की बात करें। और अगर आप उसे और हॉट करें तो और लोअर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है वो उसके लिए ई लैंड सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो ब्लूइश कलर होता है। और बाद में वाइट इसलिए दिखता है, वाइट मतलब सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन, सारे कलर्स अच्छी भली मात्रा में इमिट हो रहे हैं तो फिर वो वाइटिश दिखता है। लेकिन इसके बाद भी आप इस पैटर्न को सोच सकते हैं कि अगर हम उसे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हायर टेम्परेचर्स पे हीट करें, और केवल लोहे की ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं है, अगेन हम ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी यूनिवर्सल होती है, बल्कि लोहे का कोई ऑर्डिनरी टुकड़ा तो ब्लैक बॉडी होगा भी नहीं, बट एक ब्लैक बॉडी का एक से अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो और हायर टेम्परेचर पे उसका जो इमिशन कर्व है हो सकता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पीक कर रहा हो, और हायर टेम्परेचर पे हो सकता है वो एक्सरे वाले रीजन में, एंड सो ऑन। तो इन प्रिंसिपल ये ओके। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका ये है, T1 टेम्परेचर पे इसका मैक्सिमम माना लैम्डा 1 पे है, और प्रॉपर उसे लैम्डा मैक्सिमम 1 लिखना चाहिए। ओके, लैम्डा का मैक्सिमम, इस समय उस वैल्यू को हम लैम्डा 1 कह रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करें टेम्परेचर और मैक्सिमम वाली वेवलेंथ का, और किसी दूसरे टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग वाली मैक्सिमम वाली वेवलेंथ का प्रोडक्ट करें। मैक्सिमम वेवलेंथ का मेरा मतलब ये है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब जिस पॉइंट पे कर्व का मैक्सिमम है। ओके, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब तो इन्फाइनाइट वेवलेंथ होगा, मेरा वो मतलब नहीं है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब हमारा ये है जहाँ पे कर्व का मैक्सिमम आ रहा है। ओके, कर्व की पीक जहाँ पे आ रही है, तो आप किसी भी टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग वाले लैम्डा मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को वीएंस कांस्टेंट कहते हैं बी, और उसकी वैल्यू रफली 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बहुत यूजफुल रिलेशनशिप है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और ये कई आ सकते हैं, आते हैं। तो जैसे मैं जस्ट एक छोटा सी एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ आपको। इसका यूज़ एक जो हो सकता है, और ये प्रैक्टिकल यूज़ भी है, आप इससे किसी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे? से माना किसी ऑब्जेक्ट से बहुत दूर आपके पास से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का आप पे कोई तरीका नहीं है, ऑब्जेक्ट पे आप थर्मामीटर नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से रेडिएशन अगर आपके पास आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सोचिए किसी स्टार की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने कहा ना, सन की सरफेस एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है, तो दूसरे स्टार की सरफेस भी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। तो किसी स्टार से लाइट आ रही है, अब उस स्टार का टेम्परेचर आपको पता करना है, तो आप स्टार पे अपना थर्मामीटर तो ले जा नहीं सकते हैं, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन उससे आने वाले रेडिएशन को अगर आपने एनालाइज किया स्पेक्ट्रोमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं, और फिर आपने देखा कि उसका पीक वेवलेंथ माना इतने पे, आपके मेजरमेंट्स ने, क्योंकि लाइट जो आ रही है उसका एनालिसिस आप कर सकते हैं, और उस एनालिसिस से आपको ये पता लगा कि इसके स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ तो इन प्रिंसिपल सारी मौजूद हैं, पर सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट है जिसके लिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे ज़्यादा है, माना वो 650 नैनोमीटर है,
और 650 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में 6500 एंगस्ट्रॉम। तो फिर आप इस रिलेशन को यूज़ करके उसके टेम्परेचर का एक एस्टिमेट जरूर ले सकते हैं। कैसे? टी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स है इस समय, इस पॉइंट पे हम कह रहे हैं उसका उस पर्टिकुलर स्टार का जो कर्व है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इस समय 650 नैनोमीटर है। उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में 6500 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये रखा। बी की वैल्यू ये है। इसे सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर या हाथ की मदद से तो रफली ये इतना बन रहा है 4446 केल्विन। तो अगर किसी स्टार से एक्चुअली आपको जो उसका रेडिएशन मिल रहा है और उसके रेडिएशन के कर्व को आपने ऑब्जर्व करके प्लॉट किया और पीक अगर 650 नैनोमीटर पे है तो इस रिलेशन को अप्लाई करके आपको आइडिया लग गया कि उस स्टार का सरफेस टेम्परेचर जो है वो रफली 4500 केल्विन के आसपास है। ओके, फिर इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या आ सकते हैं इसके साथ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी इंक्लूड किया जा सकता है कि अब आपने टेम्परेचर का एस्टिमेट कर दिया तो अब आप वो कितनी पावर रेडिएट कर रहा है या पहले कितनी पावर रेडिएट कर रहा था, माना पहले टेम्परेचर कम था और अब टेम्परेचर इतना हो गया तो रेडिएटेड पावर का रेशियो क्या है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है सिग्मा T⁴ वाला लॉ जो है, ओके, वो भी आप को न्यूमेरिकल यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं और न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा रेडिएशन लॉज की। रेडिएशन लॉज मतलब इन कर्व्स को समझना, ओके, थ्योरी के बेसिस पे, जो हमारा फिजिक्स का नॉलेज है उसके बेसिस पे। और अभी हम बात करेंगे पहले अर्ली रेडिएशन लॉज। अर्ली रेडिएशन लॉ से मेरा मतलब है बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स। लगभग क्लासिकल फिजिक्स मैंने आपको पहले भी कहा था, सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है रफली हम उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। रफली ये चीज़ें आप हिस्टोरिकल उस पर पर्सपेक्टिव में देखें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन के टाइम से चली आ रही थी, ठीक है। ग्रेविटेशन को भी मैं इसी में शामिल कर रहा हूँ। खैर ग्रेविटेशन की हमें इन लॉज के डिस्कशन में कहीं ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लाइट पता थी और लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी इस्टेब्लिश हो गया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, लाइट। उसके अलावा थर्मोडाइनमिक्स और थोड़ा सी मैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात भी करूंगा। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मुझे डायरेक्टली नहीं चाहिए, पर बेसिकली आगे जो हम आइडियाज़ यहाँ पे कुछ हद तक पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही आते हैं। थर्मोडायनामिक्स का ही एक पार्ट आप समझ सकते हैं, वैसे उसे थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नहीं कहना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है और थर्मोडायनामिक्स बेसिकली उसकी बल्क स्टडी होती है, मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती है। बट लेट्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है इन चीज़ों को इस तरह से, तो जो मैं क्लासिकल फिजिक्स कह रहा हूँ 1900 से पहले लोगों को कुछ इस तरह का आइडिया था, फिजिक्स में ये वाला नॉलेज उनके पास था। तो इस नॉलेज को अप्लाई करके उन्होंने इन कर्व्स को समझने की कोशिश की। तो उसको समझने के दौरान कुछ लॉज वहाँ पे इवॉल्व हुए, ओके, कुछ लॉज आए कि हाँ ये कर्व को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं या इस थ्योरी से समझ सकते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट देम। तो देयर वर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द यूनिवर्सल नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यूनिवर्सल शब्द मैंने कल तक इस्तेमाल शायद ना किया हो, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब ये है ब्लैक बॉडी अगर दो हैं और वो किसी भी मटेरियल की बनी हो, उनकी सरफेस कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों से आपको एक जैसा कर्व मिलेगा। स्पेक्ट्रल इमिशन का बिहेवियर दोनों का एक जैसा होगा। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है वो यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ओके दिस। तो क्लासिकल आइडियाज़ पे बेसिस पे लोगों ने जब इस रेडिएशन को समझने की कोशिश की तो एक जो अटेम्प्ट था वो था जिसे मैं कहूँगा वीन्स रेडिएशन लॉ। बल्कि मैं इसको आगे वीन नहीं, इसे एक्चुअली वाइन पढ़ते हैं, वीएन पढ़ते हैं इसे, वीएन्स, ओके। तो वीएन्स रेडिएशन लॉ जो है इसके दो अलग अलग फॉर्म है, ओके, दो अलग अलग हैं। एक तो वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो अलग है, वो तो है, लेकिन रेडिएशन के लिए अगेन वीएन के दो अलग अलग लॉज हैं। एक्चुअली पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं जिसे मैं वीएन फर्स्ट लॉ कहूँगा। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही चीज़ है, इस वेवलेंथ पे इतना इमिशन, इस वेवलेंथ पे इतना इमिशन, इस वेवलेंथ पे इतना इमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ई लैम्डा बेसिकली एनर्जी का मेजरमेंट है, ओके, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। तो एनर्जी जो ब्लैक बॉडी से जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे वीएन ने लगभग 1896 के आसपास एक फॉर्मूला दिया ई लैम्डा के लिए, जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जिसका ये ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, आपको ये सोचना है ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। और थर्मोडायनेमिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स इस्टेब्लिश थी उसके बेसिस पे वीएन ने कंक्लूड किया कि ई लैम्डा का, बल्कि इसे आप डेरिवेशन कह सकते हैं, ये डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से आता है, बट मैं सीधे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। वीएन ने डिराइव किया कि ई लैम्डा का एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होना चाहिए। उन्होंने एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दिया, उन्होंने जो दिया वो कुछ इस तरीके का था कि ए कोई कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट अपॉन लैम्डा पावर 5, ई लैम्डा के एक्सप्रेशन में एक 1 अपॉन लैम्डा 5 का फैक्टर होगा, और उसके अलावा एक है एफ ऑफ लैम्डा टी। एफ ऑफ लैम्डा टी का मतलब क्या है, एक फंक्शन है
लेकिन वो फंक्शन लैम्डा और टी पे डिपेंड तो करता है, बट वो लैम्डा और टी पे हमेशा इस तरह से डिपेंड करता है कि लैम्डा का कोई भी एक फैक्टर आएगा तो वो टी के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। मतलब फंक्शन अकेला वो लैम्डा या अकेला टी का नहीं है, फंक्शन मिला के वो लैम्डा टी कॉम्बिनेशन का है। लेकिन इस फंक्शन की फॉर्म क्या है ये वीएन ने इनिशियली नहीं बताई, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे उन्होंने ये शो कर लिया कि ई लैम्डा का एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होना चाहिए। ओके, और इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने आगे भी यहाँ इस ए को ड्रॉप कर दिया, इसे इस तरह से सोचिए, ए एक कांस्टेंट है, उसे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में कॉपी कर दिया, बल्कि आप मुझे सीधे ही लिखना चाहिए था कि वीएन ने थर्मोडायनेमिक आर्गुमेंट्स के बेसिस पे शो किया जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वेवलेंथ लैम्डा पे और टेम्परेचर टी पे, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक लैम्डा पावर 5 का फैक्टर तो अलग होता है, और उसके अलावा भी उसमें लैम्डा और टी के और फैक्टर्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बाकी लैम्डा और टी के फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी फंक्शनल फॉर्म में आए वो हमेशा लैम्डा इंटू टी प्रोडक्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इंटू टी का सिंपलेस्ट फंक्शन तो यही हो सकता है लैम्डा टी। 1/λ5 का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा, वो अलग है, लेकिन उसके अलावा इतना और है, या साइन ऑफ लैम्डा टी, साइन ऑफ लैम्डा टी भी ये नहीं, देखिए एक फंक्शन ये भी हो सकता है साइन लैम्डा साइन टी, लेकिन इसमें इसकी फंक्शनल फॉर्म लैम्डा इंटू टी टाइप की नहीं है, आप इसे लैम्डा इंटू टी का फंक्शन नहीं लिख सकते हैं। ये लैम्डा और टी का अलग अलग फंक्शन तो है, पर ये लैम्डा इंटू टी, थोड़ी देर के लिए लैम्डा इंटू टी का नाम आप अपने दिमाग में अगर एक्स रखें तो ये जो है इसे तो आप साइन एक्स लिख सकते हैं, अरे ये तो एक्स का फंक्शन है, एक्स मतलब लैम्डा टी, लेकिन इसे आप साइन एक्स की फॉर्म या किसी और फंक्शन में एक्स के फंक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक आर्गुमेंट के बेसिस पे वीएन ने शो किया, और इसे मैं कह रहा हूँ वीएन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन का, रेडिएशन की एनर्जी जो है किस तरह से अलग अलग वेवलेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसके। लेकिन देखिए अब मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके आपको और क्लियर होगी। ये लॉ एग्जैक्ट है, बाद में हम सक्सेसिवली रेडिएशन के और लॉज पढ़ेंगे, रेले जीन्स लॉ, और लास्ट में जो पूरी तरह सही लॉ है जिसे हम प्लैंक्स लॉ कहेंगे, तो हम लास्ट में देखेंगे प्लैंक लॉ एक्चुअली इसी फॉर्म का लॉ है। तो ये लॉ एग्जैक्ट तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब यहाँ नॉलेज में जो कमी है हमारे, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन नहीं पता है। उन्होंने केवल ये कहा 1/λ5 के अलावा कोई एक फंक्शन आना चाहिए, और वो फंक्शन होगा लैम्डा इंटू टी का, लेकिन वो कौन सा फंक्शन है लैम्डा इंटू टी का वो नहीं बता पाए, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज में नहीं बता पाए दिस। तो इसीलिए ये, बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है रेडिएशन के टर्म्स में, तो वीएन ने ये शो किया। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन जो मैं कल भी इंडिकेट कर रहा था वो करना चाहूँगा। माना ई लैम्डा का एक्सप्रेशन मिल गया, वीएन ने दिया या कहीं से भी आया, आपके पास ये एक्सप्रेशन है। अब किसी ने आपको पूछा ई न्यू का एक्सप्रेशन, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वेवलेंथ के टर्म्स में, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो आप इसे ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए किया, ऐसे नहीं करना है कि हाँ ई लैम्डा का एक्सप्रेशन ये है सम फंक्शन ऑफ लैम्डा टी अपॉन लैम्डा 5, और क्योंकि हम जानते हैं न्यू लैम्डा बराबर सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो लैम्डा की जगह मैं सी अपॉन न्यू रख दूंगा, तो यहाँ जो 1/λ5 का फैक्टर है इसकी जगह न्यू 5/c5 आ जाएगा, और फंक्शन ऑफ लैम्डा टी की जगह फंक्शन ऑफ सी टी टाइम्स न्यू, लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू रख दिया, और फिर इसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। c⁻5 एक कांस्टेंट है, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं इस फंक्शन में एब्जॉर्ब कर लिया। इस फंक्शन में एब्जॉर्ब करने का मतलब ये जो भी फंक्शन था, इस फंक्शन की फॉर्म हमें वैसे भी नहीं पता, लेकिन इस फंक्शन के साथ इस कांस्टेंट को लेके उसका हमने एक नया नाम रख दिया कैपिटल एफ। ये इतना पार्ट जो है इसको हम कैपिटल एफ कह रहे हैं, और वो एफ किसका फंक्शन है, सी तो अगेन एक कांस्टेंट है, वो फंक्शन है टी अपॉन न्यू का, टी अपॉन न्यू, तो न्यू 5। तो अगर आप इस तरह से करेंगे जो कि गलत तरीका है, तो आप पाएंगे, आप कहेंगे अरे ये एक्सप्रेशन न्यू के टर्म में है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म में, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का एक्सप्रेशन न्यू के टर्म में, तो ये ई न्यू होगा, पर ये ई न्यू नहीं है। ओके, ये गलत है, ई न्यू का एक्सप्रेशन ये नहीं होगा। सही तरीका मैंने कल भी बताया था और मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ सही तरीका करने का ये होगा, पहले ये मॉड भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ई न्यू डी न्यू, जो मैं विंडो के टर्म में बात कर रहा था। कोई एक वेवलेंथ है लैम्डा, आपकी बार लैम्डा मैंने ऊपर लिखे हैं, न्यू नीचे लिखे, कोई एक वेवलेंथ है लैम्डा और उससे थोड़ा हायर एक वेवलेंथ है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो ई लैम्डा डी लैम्डा आपको ये बताता है। ई लैम्डा की इंपॉर्टेंस क्या है, ई लैम्डा को डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, डी लैम्डा इस विंडो की विड्थ, इससे मल्टीप्लाई करके आपको ये पता लगता है इस विंडो की अंदर का जितना रेडिएशन है वो कुल मिला के कितनी एनर्जी ला रहा है। लेकिन उसी तरह से ई न्यू डी न्यू का क्या मतलब है, इसी विंडो के अंदर जो रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी ला रहा है, लेकिन अब की बार हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस किया। अब एनर्जी इस विंडो के अंदर की एनर्जी तो सेम होगी, तो ये दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, बराबर। और मॉड क्यों ले रखा है, मॉड इसलिए है क्योंकि माना डी लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो डी न्यू क्या होगा, नेगेटिव। अगर
यहाँ से यहाँ जाने पे वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रही होगी, डिक्रीज। ओके, तो डी लैम्डा और डी न्यू के बीच एक माइनस साइन आपको दिखेगा, जो आगे भी दिखेगा। तो उस माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए हम मॉड लेके बात कर सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए दिस। तो अब आप कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। ई लैम्डा का एक्सप्रेशन आपके पास है, इस केस में ये है, और एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, वीएन्स लॉ क्योंकि करेक्ट नहीं है, बाकी और एक्सप्रेशन भी आएंगे, पर इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझें। ई लैम्डा का मुझे ये एक्सप्रेशन पता है, तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ई लैम्डा के एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे चेंज करके लिखा था वो लिख दिया, लेकिन अब की बार इसके साथ एक डी लैम्डा भी है, और डी लैम्डा में भी आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू, और राइट हैंड साइड को मैंने ई न्यू डी न्यू, मॉड को मैंने हटा दिया, जहाँ पे माइनस साइन आएगा मैं उसे ऐसे ही हटा दूंगा सीधे सीधे। ओके, माइनस साइन, मॉड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आशा ये है सही टेक्निकली आप सही करें तो आपको मॉड लगाना चाहिए। तो सही तरीका ये है, आप ई लैम्डा डी लैम्डा को ई न्यू डी न्यू के बराबर सेट करेंगे। ओके, तो उसके कारण फर्क क्या पड़ रहा है, ई लैम्डा की वैल्यू जिसको आपने ऐसे मैनिपुलेट किया था, ये ई लैम्डा की जगह इतना तो लिखना ही लिखना है, न्यू पावर 5 एंड सम फंक्शन ऑफ टी अपॉन न्यू, लेकिन डी लैम्डा की जगह डिफरेंशियल ऑफ सी अपॉन न्यू, लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू, और राइट हैंड साइड ये, और डिफरेंशियल ऑफ सी अपॉन न्यू अगर आप निकालें तो सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन न्यू कितना होता है, 1 अपॉन न्यू का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन न्यू स्क्वायर का फैक्टर देगा, और साथ में डी न्यू। ये माइनस को मैंने लिखा और फिर मैंने सर्किल कर दिया, सर्किल मतलब अगर मैं मॉड के साथ चलता रहता तो ये माइनस साइन खत्म हो जाता। ओके, तो बाई हैंड भी आप इस माइनस साइन को हटा सकते हैं। ये माइनस साइन अगेन केवल इसलिए आ रहा है, अगर आप वेवलेंथ के टर्म्स में बात करते हैं तो ये वेवलेंथ कम है और ये ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये फ्रीक्वेंसी कम है, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ये फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अपोजिट है, तो ये माइनस साइन केवल उसलिए आ रहा है। तो बाकी इसकी कोई इसमें और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो माइनस साइन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, डिफरेंशियल ऑफ सी अपॉन न्यू जब आपने लिया, एक सी का फैक्टर कांस्टेंट, सी कांस्टेंट बाहर आया, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन न्यू स्क्वायर टाइम्स डी न्यू। ओके, अब आप इक्वेशन के दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं, डी न्यू यहाँ भी है, डी न्यू यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ बाकी जितना सा कुछ होगा वो किसके बराबर होगा, ई न्यू के बराबर होगा। तो ई न्यू आप यहाँ से सीधे सीधे रीड कर सकते हैं, कितना, देखिए न्यू पावर 5 और एक न्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल होकर कितना बचा, न्यू क्यूब, और बाकी सम फंक्शन ऑफ टी अपॉन न्यू, मुझे नहीं पता वो क्या फंक्शन है, और उसके साथ आपको एक सी का फैक्टर भी दिख रहा होगा, बट इस कांस्टेंट को जो कि एक अननोन फंक्शन है, लेकिन देखो अननोन होने के बावजूद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये फंक्शन किसका है, टी अपॉन न्यू का। टी और न्यू के इस कॉम्बिनेशन में ही आपको इस फंक्शन के अंदर चीज़ें नजर आएंगी, इसके अलावा नजर नहीं आएंगी। बाकी वो फंक्शन क्या है ये वी एन हमें नहीं बता पाए, हमें नहीं पता है, लेकिन फंक्शन किसका है, टी अपॉन न्यू का। तो उस फंक्शन को अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दें, सी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो कि एक कांस्टेंट है, तो फिर एक नया फंक्शन बनेगा, लेकिन फंक्शन वो स्टिल किस कॉम्बिनेशन का रहेगा, टी अपॉन न्यू का। तो मैंने उस नए फंक्शन का नाम जी रख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, फंक्शन ऑफ सी टी अपॉन न्यू था, और ये सी पावर 5 का फैक्टर डिनोमिनेटर का उसके अंदर एब्जॉर्ब भी कर ले तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, लेकिन फंक्शन वो स्टिल किसका रहेगा, वेरिएबल्स कौन है, टी और न्यू, और किस कॉम्बिनेशन में, टी अपॉन न्यू। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस फंक्शन में अननोन फंक्शन को अगर सी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जी अननोन है लेकिन किसका है, टी अपॉन न्यू का। तो ई न्यू का एक्सप्रेशन आपका ये होगा, तो इसको और इसको आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, ये ऐसा करेंगे आपको गलत आंसर मिलेगा। ई न्यू का सही एक्सप्रेशन आपको निकालना है, तो ई न्यू का एक्सप्रेशन ये, तो वीएन्स लॉ को, ये भी वीएन ही लॉ है, इसे मैं वीएन सेकंड लॉ नहीं कह रहा हूँ, वीएन्स लॉ वेवलेंथ के टर्म में, वीएन्स लॉ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वेवलेंथ के टर्म में, उसी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, दिस अगेन ये लॉ भी एग्जैक्ट है, ये लॉ भी एग्जैक्ट है, दोनों इनफैक्ट एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, वही चीज़ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में, वही चीज़ फ्रीक्वेंसी का टर्म है। ओके, तो वीएन्स फर्स्ट लॉ जो है ये है एग्जैक्ट। अच्छा, अब मैं बात करूंगा वीएन्स सेकंड रेडिएशन लॉ की। बुक्स में नॉर्मली इसका इस तरह से नाम नहीं होता है, वो मैंने कल समझाने के लिए किया है, इसे मैं वीएन2 लिखूंगा, वीएन2 लॉ। वीएन्स फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि ई लैम्डा का एक्सप्रेशन इतना है, और मैंने साथ में डी लैम्डा भी अटैच कर दिया, तो डी लैम्डा इधर भी ले आया, ई लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 5 के फैक्टर के अलावा सम फंक्शन ऑफ लैम्डा इंटू टी कॉम्बिनेशन, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में ई न्यू डी न्यू, डी न्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, डी न्यू यहाँ भी लिख दिया, ई न्यू का जो एक्सप्रेशन है जो हमने अभी पिछले पेज पे निकाला, न्यू क्यूब टाइम्स सम अननोन फंक्शन ऑफ टी अपॉन न्यू। इतना थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे वीएन ने एस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद वीएन ने कर्व फिटिंग करके, कर्व फिटिंग का मतलब ये है एक्सपेरिमेंटली आपको ब्लैक बॉडी के इस तरह के कर्व मिल रखे थे अलग अलग टेम्परेचर से, तो वीएन ने
ये जज करने की कोशिश की कि ये फंक्शन कौन सा लिया जाए, जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, या और मैथमेटिक्स और फिजिक्स की सही लैंग्वेज में मुझे कर्व फिटिंग कहना चाहिए। इस फंक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग फंक्शंस ट्राई किए, तो फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके ये वाला कर्व काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा था, तो इसी को हम कर्व फिटिंग कहते हैं। तो कर्व फिटिंग, और कर्व फिटिंग का प्रॉपर मीनिंग ये होगा कॉन्स्टेंट्स a1 और a2 को एडजस्ट करना। a1 a2 कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं वो आगे अभी फॉर्मूले में आपको दिखेंगे। दो कॉन्स्टेंट्स a1 और a2 की कौन सी सुटेबल वैल्यू ली जाए ताकि ये वाला जो फॉर्मूला जो थर्मोडायनेमिक्स से आया है ये इस कर्व से काफ़ी अच्छे से मैच कर जाए। तो ऐसी a1 और a2 की वैल्यू और फंक्शन वीएन ने ढूंढने की कोशिश की, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक सेकंड लॉ दिया। तो यूजिंग कर्व फिटिंग, दैट इज एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a1 और a2, द एक्सपेरिमेंटल कर्व मतलब ये दे फिट या मैच विद द चॉइस। अगर एफ लैम्डा टी जो यहाँ पे अननोन था वीएन्स फर्स्ट लॉ के लेवल पे, अगर एफ लैम्डा टी की जगह ये वाला फंक्शन लिया जाए, कौन सा वाला, a1 मतलब सम कांस्टेंट, और e टू द पावर -a2 अपॉन लैम्डा टी, तो वीएन ने कहा इस एफ लैम्डा टी की जगह अगर आप ये वाला फंक्शन लें, ये वाला उन्होंने डिराइव नहीं किया, ये वाला उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने देखा अगर एफ लैम्डा टी की जगह ये वाला फंक्शन लिया जाता है और उसके बाद हम ई लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करें तो वो लगभग एक्सपेरिमेंटल कर्व से क्या करता है, मैच। तो इसीलिए हम इसे कर्व फिटिंग कह रहे हैं। उन्होंने कर्व को, इस फंक्शन को पता करने के लिए उन्होंने कर्व को फिट करने की कोशिश की। माना उन्होंने एक बार इस फंक्शन को माना साइन लैम्डा टी लिया होता, लैम्डा टी का एक फंक्शन साइन लैम्डा टी भी है, बट साइन लैम्डा टी का फंक्शन साइन लैम्डा टी अपॉन लैम्डा 5 का आप फंक्शन प्लॉट करें वो इस कर्व से बिल्कुल मैच नहीं करता। फिर उन्होंने लैम्डा टी का कोई दूसरा फंक्शन लिया, तीसरा फंक्शन लिया, चौथा फंक्शन लिया, लास्ट में उनको पता लगा अगर एफ लैम्डा टी की जगह ये वाला फंक्शन लिया जाए तो ये, और a1 और a2 को हम सुटेबल वैल्यू दे सकें, तो ये वाला जो फंक्शन बनता है ओवरऑल ये इन कर्व से काफ़ी अच्छी तरह मैच करता है। ओके दिस, तो ये डेरिवेशन नहीं है, ये कर्व फिटिंग से उन्होंने निकाला। तो फिर ये लॉ अगर मैं एफ लैम्डा टी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ई लैम्डा डी लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है वो बन गया, a1 यहाँ कांस्टेंट आया, लैम्डा 5 का फैक्टर पहले से इसमें है, डी लैम्डा पहले से, और बाकी दिस, मुझे डी लैम्डा भी लिखना चाहिए था, सॉरी, डी लैम्डा, और यहाँ डी न्यू दिस, और उसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप लिखें तो ये बन जाएगा। ओके दिस, इन्हीं लॉज को मैं कहूँगा वीएन्स सेकंड रेडिएशन लॉ या सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हुआ क्या, फर्स्ट लॉ तक ये जो फंक्शन था ये फर्स्ट लॉ एग्जैक्ट है, बट इसमें ये फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता, और सेकंड लॉ में वीएन ने थोड़ा गैस वर्क करके, थोड़ा कर्व फिटिंग करके कहा अगर इस फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन लिया जाए तो ये काफ़ी अच्छे से इसको समझा सकता है। ये उन्होंने डेरिवेशन नहीं किया, ये जस्ट कर्व फिटिंग से उन्होंने कहा ये, तो ये उन्होंने कहा इसको लेकर ट्राई किया जा सकता है, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये काफ़ी अच्छे से इन कर्व्स को वो करता है। तो इस इन लॉज के आगे ये दोनों एक ही है। अगेन आपको ये नहीं सोचना है कि ये सेकेंड लॉ है और ये थर्ड लॉ है, ये वीएन सेकंड लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेवलेंथ के टर्म में, वीएन सेकंड लॉ फ्रीक्वेंसी के टर्म में। लेकिन ये दोनों लॉज जो हैं ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट हैं। अप्रॉक्सीमेट आपको ये समझना है, बाद में आप देखेंगे ये तो सही था, ऐसा ही होना चाहिए, बट एफ लैम्डा टी का एक्चुअली ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन नहीं है, करीब करीब सही है लेकिन ये एफ लैम्डा टी का पूरा सही एक्सप्रेशन नहीं है। और उसका कारण वीएन ने इसे डिराइव करके नहीं निकाला था, उन्होंने तो गैस वर्क करके निकाला था इसे, तो इसलिए लगभग आपको जो रिजल्ट मिला कुछ हद तक तो मैच करता है पर पूरी तरह सही रिजल्ट नहीं है। ओके दिस, तो इसलिए वीएन्स लॉ की अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टर्म्स में बात करें तो वीएन के बेसिकली 3 लॉज हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड। एक वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वो भी एग्जैक्ट है। दूसरा वीएन्स रेडिएशन लॉ जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी, जिस जहाँ एफ लैम्डा टी अननोन है, बस हमें ये पता है ये लैम्डा इंटू टी का कोई फंक्शन होना चाहिए, ये लॉ भी एग्जैक्ट है। और ये वाला जो वीएन्स सेकंड लॉ है जहाँ एफ लैम्डा टी की जगह वीएन ने ये वाला फंक्शन लिया था या हम ये वाला फंक्शन लें, तो इससे जो हमें लॉ मिलता है ये एक अप्रॉक्सीमेट लॉ है। अप्रॉक्सीमेट लॉ क्यों है मैं अब आपको यहाँ से बताता हूँ। जो ये इस वाले फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें, ई लैम्डा को ये मान के अगर आप प्लॉट करें और a1 a2 को सूटेबल वैल्यू दें, तो इट मैचेस द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वाइट वेल इन द लो वेवलेंथ रिजीम। ये फंक्शन जो है अगर आप इसे प्लॉट करें, वीएन का सेकंड लॉ ने जो फंक्शन दिया, और इसको एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ आप मैच करें, तो जो लोअर वेवलेंथ रेंज है, ध्यान कीजिए हम जब ये फंक्शन प्लॉट करते हैं 0 वेवलेंथ 1 2 3 4 और वेवलेंथ इधर को बढ़ रही है, तो लोअर वेवलेंथ रेंज मतलब ओरिजिन के क्लोज, हायर वेवलेंथ रेंज मतलब ओरिजिन से दूर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल कर्व से इस वाले रीजन में मैच करता है। मतलब सिंपली मतलब ये है a1 a2 को सूटेबल वैल्यू देके अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट करें और ये आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है किसी टेम्परेचर पे, तो लोअर वेवलेंथ पे लगभग इन दोनों के रिजल्ट मैच करते हैं, बट हायर टेम्परेचर पे
मैं एक ब्लू पेन से ऐसे ही कर्व बना रहा हूँ, ये पूरी तरह सही नहीं है, बट से आपने ये वाला फंक्शन प्लॉट किया A1 A2 की कुछ वैल्यू देके, टी टेम्परेचर, टी को रखा कुछ टेम्परेचर, और ये माना वो कर्व ऐसा आया, ऐसा। और जबकि टी टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटलिस्ट फिजिसिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व ये वाला निकाल रखा था, ये नीचे वाला कर्व। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो इस रीजन में लगभग ये मैच कर रहा है। हाँ है अंतर, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस रीजन में इसमें और इसमें क्या आ गया, ज़्यादा अंतर आ गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये जो वेन्स सेकंड लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का जो एक्सप्रेशन है, वो लोअर वेवलेंथ लिमिट में तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करता है, बट हायर वेवलेंथ लिमिट में एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करता है। तो यही मतलब है, इसका मतलब यहीं से पता लग रहा है ये रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट है। आप ये भी नहीं कहना चाहिए ये रिजल्ट गलत है। काफ़ी हद तक तो ये कुछ चीज़ों को समझा तो रहा है, लोअर वेवलेंथ लिमिट में तो काम कर रहा है, लेकिन हायर वेवलेंथ लिमिट में काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी आप कोई एक और चीज़ समझनी है, और जब मैं हायर वेवलेंथ कहता हूँ तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली लोअर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा है। इसी जो चीज़ मैं वेवलेंथ के टर्म में कह रहा हूँ, इसी चीज़ को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में कह सकते हैं। ओके, लेकिन अब एक शब्द आपको और समझना है, हायर और लोअर जब हम किसी चीज़ को कहते हैं तो ये क्वालिटेटिव शब्द हैं। ओके, आप इस वेवलेंथ को हायर कहोगे कि लोअर कहोगे? 100 वेवलेंथ को हायर कहेंगे कि लोअर कहेंगे? अब 120 माना एंगस्ट्रॉम में माना है, 100 एंगस्ट्रॉम 20 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है, लेकिन 1000 एंगस्ट्रॉम से तो कम होता है। तो हायर लोअर जो होते हैं शब्द क्वालिटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको रफली ये समझना है, अगर आप क्वांटिटेटिव बोलना चाह रहे हैं कि हायर और लोअर से क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का कर्व होता है उसमें एक पॉइंट पे एक पीक होती है, पीक पॉइंट होता है। तो पीक पॉइंट से इधर की जो वेवलेंथ्स हैं उनका मतलब मेरा लोअर है, लोअर, और पीक पॉइंट से जो इस तरफ की वेवलेंथ्स हैं वो क्या है, हायर। तो इस यहाँ से एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, हायर और लोअर जो है इस भाषा में वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फीचर है। टेम्परेचर डिपेंडेंट फीचर का मतलब क्या है, एक टेम्परेचर पे रेडिएशन का कर्व ऐसा आता है। तो रफली अगर जिस हिसाब से हम बंटवारा कर रहे हैं कि हायर और लोअर हम किसी रीजन को कह रहे हैं, तो पीक यहाँ पे है, तो इस पीक से इधर का रीजन हो गया लोअर वेवलेंथ रीजन, और इस पीक से इधर का रीजन हो गया हायर वेवलेंथ रीजन। लेकिन अगर आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा कर रखा है तो तब तो उसके इमिशन का कर्व ये वाला बनता है, ये कर्व बनता है। तो इसकी पीक तो यहाँ पे है, तो अब की बार इससे इधर वालों को आप लोअर कहेंगे और इससे इधर वालों को आप क्या कहेंगे, हायर। तो इसीलिए मैंने कहा लोअर और हायर क्वालिटेटिव शब्द होते हैं। तो रफली लोअर और हायर का रफली मीनिंग आप ये समझ सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो कर्व की पीक जहाँ पे है, तो उस पीक वाली वेवलेंथ से कम वाली जो वेवलेंथ्स हैं उनको हम लोअर वेवलेंथ कह रहे हैं, और उससे ज़्यादा वाली वेवलेंथ्स को क्या कह रहे हैं, हायर वेवलेंथ। तो वीन्स लॉ को अब इस तरह से कह सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट से किस तरह से मैच करता है, लोअर वेवलेंथ्स पे ये रफली फिर भी सही रिजल्ट देता है, बट हायर वेवलेंथ पे जैसे जैसे हम हायर 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 वेवलेंथ पे जाते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और वीन का नियम जो कहता है, दोनों एग्री नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से हायर वेवलेंथ पे वीन का नियम फेल हो जाता है, लोअर वेवलेंथ पे तो कुछ हद तक लागू भी होता है, बट हायर वेवलेंथ पे ये फॉर्मूले के टर्म में कहूँ, अगर आप इसे एक फॉर्मूला सोच रहे हैं, लोअर रेंज में ये फॉर्मूला लगभग सही है, हायर रेंज में, हायर वेवलेंथ रेंज में सही नहीं है। ओके, दिस यस। तो ये तो रफली मैंने यहाँ पे इसे ऐसे दिखाया, माना आप इस नीचे वाले कर्व को सोच रहे हैं, तो रफली ये यहाँ तक का जो इलाका है, यहाँ तक वेन्स लॉ अगर हम इस्तेमाल करें तो लगभग ये कर्व एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन इससे आगे वेन्स लॉ को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा गलती हम कर रहे होंगे दिस। तो रफली तो इसको हम बहुत सिंपली, आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, वेन्स लॉ जो है, सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला तो एग्जैक्ट है, लेकिन जो ये सेकंड फॉर्म जो है वेन्स लॉ की, ये रफली लो वेवलेंथ रीजन में वैलिड है, रफली लो वेवलेंथ रीजन में वैलिड है। ओके दिस। अच्छा, अब एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रेडिएशन लॉ है जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं रेले जीन्स लॉ, और शॉर्ट में हम रेले जीन्स के लिए R&J, रेले और जीन्स साइंटिस्ट के नाम है। ओके, लॉर्ड रेले आपने सुना होगा, थर्मोडायनेमिक्स और उसका ही साउंड की स्टडी से रिलेटेड में बहुत जगह नाम आता है लॉर्ड रेले का। ओके, और जीन्स भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो रेले और जीन्स ने मिला के स्टडी की थी, सो दिस इज कॉल्ड द रेले जीन्स लॉ। मैंने इसका एक्सप्रेशन पहले लिख दिया है, पॉसिबली मुझे नहीं लिखना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे आपको, ये हमने डिटेल में स्टडी करना है, बट पहले एक्सप्रेशन को देख लें। और यहाँ मैंने एक्सप्रेशन पहले न्यू के टर्म में लिखा है, मैं ई लैम्डा डी लैम्डा का एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, बल्कि हम निकाल लेंगे। पहले ई न्यू डी न्यू का एक्सप्रेशन मैंने सीधे लिख दिया है, वो ये है 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब इंटू के टी इंटू डी न्यू। ओके, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे ऐसे, मतलब इस तरह से आपको इसको समझना या याद रख सकते हैं आप। यही वैल्यू इतने के बराबर लिखी है मैंने, 8 को मैंने एक 2 का फैक्टर अलग कर दिया, और 4 पाई न्यू स्क्वायर, और ये डी न्यू भी मैं यहाँ ले आया ओवर सी क्यूब, और के टी का फैक्टर अलग। ऐसा इस क्यों है, आप ऐसा लिखो, बात एक ही है। एक्चुअली जिस तरह से हम इसे स्टडी करके इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला हमें पूरी तरह डिराइव करना है,
तो यहाँ पे देखिए ये डेरिवेशन भी क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के आधार पे वीएन ने रेडिएशन को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से वीएन फर्स्ट लॉ दिया और बाद में कर्व फिटिंग और अप्रॉक्सीमेशन से एक वीएन सेकंड लॉ भी दिया, लेकिन ये लॉ कुछ हद तक ट्रू है। बाद में रेले और जीन्स ने अगेन क्लासिकल फिजिक्स के जितना उस समय नॉलेज था उसको इस्तेमाल करके ये वाला फॉर्मूला निकाला। फाइनल फार्मूला तो आपको ऐसे दिखेगा, पर इस फॉर्मूले को आपको इस तरह से आप 3 हिस्सों में इसे ब्रेक हुआ समझो। एक 2 का फैक्टर, फिर एक ये कुछ इस प्रकार का फैक्टर है और एक KT का फैक्टर अलग है। अब ये फैक्टर्स क्या हैं यही हमें आगे समझना है। ये फैक्टर जो एक्चुअली है इसको हम कहेंगे दिस इज द डेंसिटी ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स है। अब डेंसिटी ऑफ मोड शब्द अगर आपको पता नहीं है तो आगे हमने इसे स्टडी करना है, बट ये बेसिकली आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी हम क्लासिकल फिजिक्स के टर्म में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रेले और जीन्स ने किया होगा। तो रेले और जीन्स के पास जो उस समय तक की फिजिक्स का नॉलेज था अवेलेबल, जिसे हम क्लासिकल नॉलेज में लिख रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स का नॉलेज 1900 से पहले का, वो था एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का कंसेप्ट है, ये लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इससे रिलेटेड कंसेप्ट है। बेसिकली ये वेव से रिलेटेड कंसेप्ट है यहाँ पे, इस तरह से आप सोच सकते हैं। और ये जो KT का फैक्टर है ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ये बेसिकली है जिसे हम कहेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर या रेडिएशन। अभी आपको इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, बट ये कुछ हम एवरेज एनर्जी की कंप्यूटेशन करेंगे। और ये एवरेज एनर्जी की कंप्यूटेशन फिजिक्स के किस नॉलेज की मदद से की होगी उन्होंने? थर्मोडायनेमिक्स। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स के बजाय भी इसका सही मुझे बोलना चाहिए क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, बट आपके लेवल पे अगर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो आप सोच सकते हैं जब मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहता हूँ तो मेरा मतलब थर्मोडायनेमिक्स ही है। ओके, दिस बेसिकली ये जो रिजल्ट है KT वाला रिजल्ट जो है, शायद किसी न किसी फॉर्म में आपने केमिस्ट्री या उस फॉर्म में पढ़ा होगा, एक जिसे हम कहते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो ये KT का फैक्टर वहाँ से आता है, हाफ KT प्लस हाफ KT, एक्चुअली ये KT का फैक्टर। बट उतना अगर आपको इसमें से हर एक चीज़ समझ नहीं भी आ रही है, हमें ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए एक तो हमें डेंसिटी ऑफ मोड को समझना पड़ेगा होता क्या है, और फिर उसका ये एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। और फिर ये KT का एक्सप्रेशन जो कि एक्चुअली एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, किसकी एवरेज एनर्जी, क्यों एवरेज एनर्जी निकाल रहे हैं, वो सब भी समझना पड़ेगा। लेकिन फिर उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू KT आती है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो हमें ये 2 कॉन्सेप्ट्स पहले निकालने हैं, दो वैल्यूज़ अलग अलग, सोचिए 2 अलग अलग कैलकुलेशंस करनी है। तो हमें अब पहले समझना है कि डेंसिटी ऑफ मोड क्या होता है, एक अलग चीज़, और फिर हमें समझना है कि एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कैसे निकालते हैं, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन कैसे बना दिस। तो रेले जीन्स लॉ की हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। और इनफैक्ट जब हम प्लैंक्स लॉ निकालेंगे तो प्लैंक्स लॉ में भी डेंसिटी ऑफ मोड का एक्सप्रेशन निकाला जाएगा और एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला जाएगा। प्लैंक लॉ के लेवल पे आके चेंज क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ग्रेजुअली इस चीज़ को करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़, मैंने आपको ENU का एक्सप्रेशन पिछले पेज पे जो लिख के दिया, रेले जीन्स लॉ, अभी हमने डिराइव नहीं किया, पर फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ENU DNU का एक्सप्रेशन ये है, इसको जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहें, मैंने इसे अब इस फॉर्म में लिखा है, 8 पाई KT अपॉन C³ का फैक्टर साइड कर दिया। साइड करने का मतलब ये सब कुछ कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर T पे सब कुछ कांस्टेंट है। तो न्यू डिपेंडेंट पार्ट केवल ये है, न्यू स्क्वायर DNU, ENU DNU लिखा है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं E लैम्डा D लैम्डा का एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहूँ, पिछले एग्जाम्पल में वीएन्स लॉ में मैंने ये किया था, E लैम्डा दे रखा था, हमने ENU निकाला। यहाँ आप रिवर्स में सोचिए, अगर आप DNU दोनों साइड कंपेयर करें तो ENU की वैल्यू आपको दे रखी है 8 पाई KT अपॉन C³ इंटू न्यू स्क्वायर, ENU दे रखा है। अब आपको किसी ने E लैम्डा निकालने को कहा, तो E लैम्डा आप कैसे निकालेंगे? अगेन ध्यान रखिए, E लैम्डा D लैम्डा बराबर ENU DNU सेट करेंगे। और आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली ये लिखना चाहिए, क्योंकि एक में माइनस साइन आता है, एक में प्लस साइन, तो वो, लेकिन वो माइनस साइन में बाई हैंड हटा दूंगा, माइनस साइन जहाँ पे दिखेगा भी उसे हम छोड़ देंगे, तो इस मॉड की जरूरत नहीं है। तो E लैम्डा D लैम्डा निकालने के लिए आप कहेंगे E लैम्डा D लैम्डा, उस छोटी से विंडो के अंदर की एनर्जी वेवलेंथ के टर्म में इतनी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में इतनी, दोनों तरफ से एनर्जी कैलकुलेशन बराबर होनी चाहिए। ENU DNU का एक्सप्रेशन ये है। इस एक्सप्रेशन में अब आप न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा रखना शुरू कीजिए, न्यू स्क्वायर की जगह C अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, कांस्टेंट पार्ट पे कोई फर्क नहीं, और डिफरेंशियल यहाँ न्यू का था, डिफरेंशियल ऑफ C अपॉन लैम्डा। और अगर आप मॉड ले रहे हैं तो मॉड बेसिकली लास्ट में इस चीज़ पे आ जाएगा, ये सब कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आने का चांस है, बट मॉड के कारण वहाँ से भी क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव। डिफरेंशियल ऑफ C अपॉन लैम्डा कितना होगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है, डिफरेंशियल ऑफ C अपॉन लैम्डा, C बाहर, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन लैम्डा कितना होता है,
1/λ² टाइम्स डी लैम्डा। एक माइनस साइन भी आएगा, पर मॉड के कारण वो माइनस साइन हमने हटा दिया। ओके, अगर आप मॉड साइन नहीं भी लगाते हैं, सीधे इसके बाद ये लिखते हैं, कोई गलती नहीं है। ओके, साइड में आप एक टर्म लिख सकते हैं, माइनस साइन हमने ड्रॉप कर दिया है। ओके, दिस तो ये हो गया। अब आप जो फैक्टर्स वगैरह कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करें। CO³ के साथ एक C² यहाँ से आया और एक C यहाँ से आया, ये कैंसिल हो गया। और λ² का एक फैक्टर ये, और λ² का एक फैक्टर यहाँ भी आया, डिफरेंशियल जब निकाला। तो इन सबको आप कलेक्ट करें तो 8π/kT 1/λ4। ये E लैम्डा डी लैम्डा का एक्सप्रेशन ये है। और आप डी लैम्डा अगर आप दोनों साइड कैंसिल या सप्रेस कर दें तो E लैम्डा का एक्सप्रेशन आप रीड कर सकते हैं। E लैम्डा बनेगा 8π/kT/λ4। तो ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगेन, जिस तरह से हम रेले जीन्स लॉ को समझ रहे हैं, हम डिराइव करने वाले हैं, एक्चुअली ये लॉ हम इस फॉर्म में समझेंगे। KT का फैक्टर अलग जो कि एवरेज एनर्जी बनेगा, और ये है डेंसिटी ऑफ मोड्स। ये भी डेंसिटी ऑफ मोड्स ही था, ये भी डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन है, बट ये अगेन ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन न्यू के टर्म में है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, और ये वाला डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन वेवलेंथ के टर्म में है। ओके, दिस थोड़ा सी ये डिस्कशन मुझे आगे और डिटेल में करना है, बट यहाँ पे जस्ट ये बात करें हिस्टोरिकल सेंस में रेले जीन्स का। अब ये रेले जीन्स के हिसाब से रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। वीन के हिसाब से ये था, वेन के हिसाब से ये था, रेले जीन्स के हिसाब से ये है। तो अब थ्योरी पे आप किसी थ्योरी पे आप तब यकीन करते हैं जब वो एक्सपेरिमेंट से मैच करती है। तो मतलब रेले जीन्स के फॉर्मूले को हम जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, उनसे हमें कंपेयर करके देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी है। तो रफली मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। एक्सपेरिमेंटली माना ये ब्लैक वाला कर्व है, इस तरह के कर्व एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं किसी टेम्परेचर T पे। स्पेक्ट्रल इमिशन कर्व इस तरह का होता है ब्लैक बॉडी का। अगर आप रेले जीन्स कर्व के फॉर्मूले को प्लॉट करें तो वो रफली ऐसा बनता है, यहाँ से इन्फिनिटी से। एक्चुअली ये जो रेड कर्व है ये यहाँ इन्फिनिटी से आ रहा है, इनफाइनाइट हाइट से आ रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, नीचे 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 नीचे, इस तरह का रफली। आगे और एग्जैक्ट देख लेंगे, बट रफली ये इस तरह का कर्व है। इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगर आप लैम्डा वाले एक्सप्रेशन को देखें तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, λ⁴ का फैक्टर डिनोमिनेटर में है। तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा, लैम्डा मतलब हम आगे की ओर जाएंगे, लैम्डा बढ़ेगा तो 1/λ4 के कारण ये फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज। ये फैक्टर मतलब ई लैम्डा, ये ई लैम्डा का फैक्टर है। टेम्परेचर T फिक्स्ड है, K फिक्स्ड है, 2 फिक्स है, 4 फिक्स है, पाई फिक्स है। फिक्स मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ई लैम्डा केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/λ4। तो इस ग्राफ में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लैम्डा बढ़ रहा है तो λ⁴ बहुत रैपिडली डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज। तो अब अगर आप इसे मैंने RJ कर्व लिखा है रेले जीन्स के हिसाब से, रेले जीन्स के फॉर्मूले का प्लॉट ये है, ये रेड वाला कर्व, और एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ये है। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो इस रीजन में तो लगभग ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ भी इनमें डिफरेंस है, हो सकता है एक्चुअल डिफरेंस ऐसा ना हो, मैंने केवल क्वालिटेटिवली दिखाया है, बट इस रीजन में तो ये दोनों कर्व फिर भी मैच कर रहे हैं। अच्छा, इस वैल्यू से फिर डिक्रीज 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 हो रहे हैं, अच्छा डिक्रीज। लेकिन इस रीजन में ये कर्व यहाँ नीचे को जा रहा है जबकि ये कर्व ऊपर को जा रहा है। इस रीजन में कौन सा रीजन, जिसे मैं कह सकता हूँ लोअर वेवलेंथ रीजन। लोअर वेवलेंथ रीजन में रेले जीन्स कर्व एक्चुअल कर्व से मैच नहीं करता है। वो एक्चुअल कर्व से कुछ हद तक या जिस भी हद तक मैच करता है, केवल कहाँ करता है, हाई वेवलेंथ रीजन में। तो आप देख रहे हैं वियन्स लॉ जो है वो लोअर वेवलेंथ रीजन में लगभग सही रिजल्ट देता है, जबकि रेले जीन्स लॉ जो है वो लगभग हाई वेवलेंथ रीजन, जिसको मैंने रफली ऐसे दिखाया है। अगेन हायर और लोअर क्वालिटेटिव शब्द हैं, रफली आप फिर से वही नोशन ले सकते हैं। पीक जो है किसी टेम्परेचर पे, उससे इधर के पार्ट को हम हायर वेवलेंथ कह रहे हैं, ये वाला पार्ट, इससे इधर वाला ये। तो इस रीजन में रेले जीन्स लॉ एक्चुअल जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है उससे मैच करता है। तो इसे आप रीजन ऑफ वैलिडिटी कह सकते हैं। किस रीजन में ये वाला लॉ वैलिड होता हुआ प्रतीत हो रहा है, सही प्रतीत हो रहा है, लगभग ये वाला रीजन। कौन सा, हायर वेवलेंथ रीजन। हायर वेवलेंथ बोलो चाहे लोअर फ्रीक्वेंसी बोलो। ओके, और यहाँ पे एक शब्द बाद में हमारे पास आएगा, ये जो है कि लोअर वेवलेंथ रीजन में, लोअर वेवलेंथ या उसे आप हायर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इस वाले रीजन में इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। और इस फिनोमिना को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। ओके, दिस विल बी लेटर। ओके, लेट मी सी द टाइम, कितना टाइम है, कि जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको ओके लेट्स पॉज ओवर हेयर, और इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे जो डिस्कशन जिस तरह से स्टार्ट हो रहा है, आई विल ट्राई टू सर्च सम वीडियो, और उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ आपको देखता हूँ अगर मैं भेज सकूँ। आप लोगों में से जिन्होंने मेल्डीज़ या सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया है लैब में, या कभी आपके सीनियर्स या जूनियर्स इस एक्सपेरिमेंट को करते रहे हो, और आपने अगर देखा है लैब में हमारे पास दो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक केस में एक धागा होता है, एक केस में एक तार होता है, बट मैथमेटिक्स और फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसे स्ट्रिंग कहेंगे। एक स्ट्रिंग है जिसके 2 पॉइंट फिक्स होते हैं,
एक पॉइंट जीरो पे, एक पॉइंट एल पे। जीरो और एल का मतलब इस पॉइंट की अगर स्केल में यहाँ पे जीरो रीडिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो ये एल, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हैं। तो इस स्ट्रिंग को जब हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में या और किसी तरीके से जब हम वाइब्रेट कराते हैं तो ये स्ट्रिंग में कुछ इस तरह के लूप्स बनते हैं, बल्कि इन्हें हम हाफ लूप कहते हैं, एक लूप। ठीक है, एक लूप, हाफ लूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है तो लूप पूरा, बट ये लूप एक्चुअली हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है दिस। तो जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, जिन्हें हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है या तो एक इस स्ट्रिंग में इस तरह का एक लूप स्टैब्लिश होता है, या कभी कभी इस स्ट्रिंग में इस तरह के दो लूप्स स्टैब्लिश होते हैं, या फिर 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप। तो यही जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हीं को हम एक्चुअली मोड्स कहते हैं। जो पीछे मैं कह रहा था कि हमें पहले डेंसिटी ऑफ मोड्स को समझना है, तो डेंसिटी ऑफ मोड्स की भी बात बाद में आएगी। डेंसिटी तो आप सामान्यतः घनत्व तो जानते हैं, अच्छा कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है वहाँ पे या कम है, रफली कुछ ऐसा नोशन आएगा शायद। लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है मोड का मतलब क्या है। तो मोड का अभी मैं रफ आपको जो मीनिंग दे रहा हूँ केवल इसको रीड कर लेता हूँ। ये जो अलग अलग एक ही धागा है एल लेंथ का, ये इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकता है, इस तरह से भी, और एक तीसरा मोड भी हो सकता था, मैंने कुछ ही दिखाए हैं। वही धागा एल लेंथ का है, इसमें 3 लूप भी बन सकते हैं, इस तरह से 3 लूप बनते हैं इसमें कभी कभी। तो ये जो तीनों अलग अलग चीज़ हैं, इन्हीं को आप कहेंगे ये एक तरह का मोड है, ये दूसरी तरह का मोड है, ये तीसरी तरह का मोड है, और मोड भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मोड, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिस। तो मेल्डीज या सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट अगर आप देखें तो जहाँ हम वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद एंड पॉइंट्स फिक्स्ड, एक धागा है जिस धागे को हमने तनाव की स्टेट में रखा हुआ है, इस धागे के एंड पे हमने एक्चुअली इधर से एक मास लटकाया होता है, तो जिस भी तरीके से धागा हमने खींच के रखा होता है, और इसके दोनों एंड पॉइंट हमने फिक्स किए रहते हैं। फिक्स करने का मतलब एंड पॉइंट पे वाइब्रेशन नहीं होगा, एंड पॉइंट हमेशा उनका वाइब्रेशन जीरो के बराबर होगा, एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बाकी पॉइंट्स कर सकते हैं वाइब्रेट या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट का वाइब्रेशन तो नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम्स को जब हम एक्सपेरिमेंटली भी अगर आपने देखा है, थ्योरेटिकली भी आप समझ सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली अगर आपने देखा है तो ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जो मोड शब्द है मैं कल फिर स्टार्ट करूंगा इससे, लेकिन जिसे हम मोड कहते हैं, अलग अलग मोड को एक तरीका समझने का ये है क्वालिटेटिवली, हम उसकी टेक्निकल डेफिनेशन जरूर दे सकते हैं कुछ और, बट समझने के लिए शायद सबसे आसान तरीका ये है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है वेज ऑफ कीपिंग एनर्जी फॉर दिस सिस्टम। ये सिस्टम अपने पास एनर्जी किस तरह से रख सकता है। एनर्जी रखने से मेरा मतलब क्या है, देखिए ये वाइब्रेटिंग सिस्टम है, तो इसके पास एनर्जी तभी आएगी जब ये सिस्टम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो एक ये सिस्टम इस तरह से वाइब्रेट कर सकता है, और एक ये सिस्टम इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकता है, और एक ये सिस्टम इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकता है, और चौथा और पांचवा। तो हर एक तरह से जब ये वाइब्रेट करता है तो ये सिस्टम के पास अपनी को पास एनर्जी रखने का एक तरीका है, ये सिस्टम के पास एनर्जी को रखने का दूसरा तरीका है, एनर्जी को रखने का तीसरा तरीका है। इसको क्वालिटेटिवली इस तरह सोचिए, इस धागे को हमने एनर्जी दी, अब धागा एनर्जी रखेगा तो बेसिकली वाइब्रेशन कर रहा होगा, तो वाइब्रेट करने का एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। तो अब मैं रिवर्स में उस चीज़ को कह रहा हूँ, मोड का मतलब है, एक मोड का मतलब एनर्जी को कैरी करने का, एनर्जी को रखने का, उस सिस्टम को एनर्जी को रखने का एक तरीका। ओके दिस। तो ये तो रफली ये नोशन है, मैं कल हम इनको इस आइडिया को थोड़ा और आगे डेवलप करेंगे, और इस चीज़ को हम ग्रेजुअली करेंगे। ये जो सिस्टम है ये 1 डायमेंशनल सिस्टम है, जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जो आगे कल हम स्टडी करेंगे, ये है स्टैंडिंग वेव्स इन 1D, 1 डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं, अप्रगामी तरंगें जिन्हें आप कहते हैं। पहले हम 1 डायमेंशन की स्टैंडिंग वेव्स के लिए मोड्स और डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उसी कैलकुलेशन को हम ले जाएंगे 2 डायमेंशन में, और फाइनली रेले जीन्स लॉ और प्लैंक्स लॉ की स्टडी के लिए हमें डेंसिटी ऑफ मोड्स की जरूरत तो है, लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ मोड्स की जरूरत है 3 डायमेंशन में। तो 1 और 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल लेकिन हम इसलिए करेंगे ताकि हम आइडिया को समझ लें, और वही तरह की मैथमेटिक्स 1 डायमेंशन में जो मैथमेटिक्स की थोड़ा सी और एडजस्ट करके, थोड़ा सी और इंप्रूव करके हम 2 डायमेंशन के लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स निकालेंगे, और फिर 2 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ मोड्स जब निकाल लेंगे तो फिर थोड़ा और उसी तरह की मैथमेटिक्स करके हम 3 डायमेंशन की डेंसिटी ऑफ मोड्स निकाल लेंगे। ओके, तो जब डेंसिटी ऑफ मोड्स हमें मिल जाएगा तो रेले जीन्स लॉ का ये वाला पार्ट हमारी पकड़ में आ जाएगा, ये वाला, और फिर हम इस वाले पार्ट को अलग से निकालेंगे जिसे हम एवरेज एनर्जी कहते हैं, एवरेज एनर्जी हम अलग से कंप्यूट करेंगे। तो ये दोनों फैक्ट्स। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद दी कैसे डेंसिटी ऑफ मोड्स हम निकालते हैं, और मोड के आइडिया को थोड़ा और इस्टेब्लिश करेंगे कि मोड का मीनिंग क्या है, और डेंसिटी ऑफ मोड्स 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन केसेस में हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।